हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देवानंद। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल गाइडिंग लाइट में। आज हम मैडम मैरी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इस सीरीज़ का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक कीजिए। मैडम मैरी ने सोर्बन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के लिए एडमिशन ले ली थी। सोर्बन यूनिवर्सिटी की खास बात ये थी कि वहाँ के जो प्रोफेसर थे वो बहुत ही अच्छे थे और सोर्बन यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस नहीं लगती थी, तो इसी वजह से मैडम मैरी बहुत अच्छा फील करती थी। लेकिन एक समस्या थी कि सोर्बन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे वो फॉरेनर लड़कियों को अच्छा ट्रीट नहीं करते थे। जब मैडम मैरी क्लास अटेंड करने जाते थे तो वो उनकी खिल्ली उड़ाते थे और सिचुएशन इस तरह का था, अगर कोई लेडीज़ इवनिंग में अकेली जाती है तो उसके कैरेक्टर पे भी उंगलियां उठाई जाती थी। लेकिन मैडम मैरी इन सारी चीज़ों को निग्लेक्ट करते हुए पढ़ाई पे फोकस करती थी। मैडम मैरी अपने बहन ब्रोनिया के साथ रहती थी और ब्रोनिया और उनके हस्बैंड दोनों डॉक्टर थे, तो इसी वजह से उनके घर पर बहुत ज़्यादा पेशेंट आते रहते थे। अब मैडम जब पढ़ते रहती थी तो ये पेशेंट आने की वजह से मैडम मैरी को काफ़ी डिस्टर्बेंस होता था। तो अब मैडम ये सोचती थी कि इस डिस्टर्बेंस से कैसे बचा जाए। और दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रोनिया का जो घर था वो सोर्बन यूनिवर्सिटी से काफ़ी दूर था, तो मैडम मैरी को ठंड के दिनों में बहुत लंबी जर्नी करनी पड़ती थी जिसका बहुत समय भी चला जाता था। तो मैडम इस विषय पे काफ़ी गंभीरता से सोच रही थी। फिर मैडम मैरी ने क्या, जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो सेविंग को लेके यूनिवर्सिटी के पास में एक रूम रेंट पे ले लिया। वो रूम में ना लाइट था ना वाटर आता था, लेकिन मैडम मैरी ने ये सोचा मुझे तो बस पढ़ाई करनी है और उस रूम में शिफ्ट हो गई। जब मैडम मैरी उस रूम में शिफ्ट हो गई तो मैडम के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि होटल जाके खाना खाया जाए। क्या करती थी, ज़्यादातर ब्रेड और चाय बना के अपना गुजारा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि पेरिस में बहुत ही ज़्यादा ठंड गिर रही थी और मैडम मैरी को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो मैडम ने क्या किया, के पास जितने भी कपड़े थे वो सारे लपेट लिए और पढ़ाई करना शुरू कर दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हालत इस तरह की थी कि कोई दूसरा होता तो पढ़ाई नहीं कर पाता, लेकिन मैडम मैरी की पढ़ाई फिर भी चली रही थी। और इसी दौरान क्या हुआ, जब मैडम लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रही थी तो अचानक वो बेहोश हो गई और बेहोश होने के बाद कुछ लोग जमा हो गए और मैडम मैरी की जो बहन थी ब्रोनिया, उनको कांटेक्ट किया गया। और जब ब्रोनिया और उनके हस्बैंड को रिसीव करने आए तो ब्रोनिया ने ये देखा कि मैडम मैरी काफ़ी वीक हो चुकी थी क्योंकि मैडम मैरी ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। उसके बाद ब्रोनिया मैडम मैरी की खूब सेवा करने लगी, उसको अच्छा खिलाया और दवाई भी दी। जब मैडम मैरी ठीक हो गई तो ब्रोनिया चिल्लाई और बोला कि तुझे इतनी क्या ज़रूरत है, इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है। मैडम मैरी ने यह जवाब दिया, मैं पेरिस में टाइम पास करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ। जब मेरे सामने विज्ञान की इतनी बड़ी दुनिया खुली है तो मैं टाइम पास कैसे कर सकती हूँ, मैं साइंस को जानना चाहती हूँ। मतलब हालत इस तरह का था कि मैडम को पढ़ाई करना एक जुनून जैसा हो गया था। किसी भी हालत में मैडम मैरी पढ़ाई को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। और जब मैडम मैरी ठीक हो गई और फिर से पढ़ाई करने लगी और नतीजा ये हुआ कि मैडम ने सोर्बन यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में टॉप कर लिया था और सोर्बन यूनिवर्सिटी के क्लास में मैडम फर्स्ट आ चुकी थी। अब कुछ दिनों बाद मैडम मैरी की फिजिक्स में पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन मैडम का मन नहीं भर चुका था। मैडम ये कहना चाहती थी कि अगर फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है तो मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो मैडम मैथमेटिक्स की पढ़ाई करनी चाहती थी, लेकिन प्रॉब्लम ये था मैडम के पास जो सेविंग थी वो खत्म हो चुकी थी। लेकिन मैडम ने जो फिजिक्स में टॉप किया था उसके वजह से अलेक्जेंड्रोविच स्कॉलरशिप मैडम को दी गई और जिसके वजह से मैडम का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो गया। मैडम मैरी ने फिजिक्स में टॉप किया था, इसी वजह से सोर्बन यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे मैडम मैरी को जानते थे। अब मैडम मैरी मैथ्स की पढ़ाई कर रही थी, तब सोसाइटी ऑफ एनकरेजमेंट ऑफ नेशनल इंडस्ट्री ने मैडम मैरी को हायर किया था। अब ये जॉब था कि जितने भी स्टील्स थे उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की पढ़ाई करनी थी और ये करने के लिए तो लैब की ज़रूरत थी। अब मैडम मैरी लैब ढूंढ रही थी और जब पेरिस में घूम रही थी तब मैडम की मुलाकात एक पोलैंड के साइंटिस्ट जोसेफ कोवल्स्की से हुई और मैडम ने ये समस्या उनको बताई। और उस साइंटिस्ट ने मैडम मैरी को बोला कि मेरे एक फ्रेंड है जिनका नाम है पेरे क्यूरी, वो यहीं पे एक लैब चलाते हैं और वो मैग्नेटिक्स पे ही काम करते हैं, तो आप उनसे जाके मिलिए, शायद वो आपकी कोई मदद कर सके। तो मैडम ने पेरे क्यूरी का एड्रेस लिया और पेरे क्यूरी को मिलने गई। पेरे क्यूरी एक बहुत ही शांत इंसान थे और वो एक कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब करते थे। उस समय पे पेरे क्यूरी ने अपने भाई के साथ मिलकर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आविष्कार किया था।
जब मैडम मैरी पेरे क्यूरी से मिली तो पेरे क्यूरी शॉक हो गए, क्योंकि उन दिनों कोई भी लड़की साइंटिस्ट नहीं बनती थी। तो इसी वजह से पेरे क्यूरी ने मैडम को बोला कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, आप मेरे लैब में आके काम सीख सकते हो और काम कर सकते हो। तो इस वजह से मैडम मैरी खुश हो गई। अब ये था कि पेरे क्यूरी और मैडम की जो मेंटेलिटी थी वो काफ़ी मिलती जुलती थी। दोनों साइंस के प्रति काफ़ी प्यार रखते थे और दोनों साइंस के प्रति डिवोटेड थे। और इसी चक्कर में क्या हुआ, पेरे क्यूरी मैडम मैरी को लाइक करने लगे। और एक दिन पेरे क्यूरी ने मैडम मैरी को बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये इमीडिएटली ना बोल दिया। मैडम मैरी ने बोला कि मेरा सपना ये नहीं है कि मैं फ्रांस में सेटल हूँ, मुझे मेरी पढ़ाई कंप्लीट करके पोलैंड जाना है। और कुछ दिनों बाद मैडम मैरी का एजुकेशन कंप्लीट हुआ। इसका मतलब ये था 2 डिग्री थी और इसी वजह से मैडम मैरी की डिमांड बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैडम मैरी पोलैंड चली गई। वहाँ पे वो टीचिंग का जॉब करना सोच रही थी, लेकिन पेरे क्यूरी बार बार मैडम को लेटर लिखते रहते थे और बोलते रहते थे कि आपको फ्रांस आना चाहिए और रिसर्च करनी चाहिए। एक दिन क्या हुआ, पेरे क्यूरी ने मैडम मैरी को सीधा बोल दिया कि आप बस पोलैंड को आज़ाद करने का सोच रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो अगर आप साइंस सीखते हो तो पूरी दुनिया की मदद कर सकते हो। ये बात सुनकर मैडम को बहुत फील हुआ और मैडम ने ये सोचा कि मैं फ्रांस जाऊंगी और रिसर्च करूंगी। और मैडम फ्रांस आई और रिसर्च करने लगी। लेकिन अभी भी मैडम ने पेरी क्यूरी को शादी के लिए हाँ नहीं बोला था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैडम को पेरी क्यूरी का नेचर समझ रहा था, तब मैडम को लगा कि यही एक इंसान है जो मेरे लिए बेस्ट है। और इसी रीज़न के वजह से मैडम ने पेरी क्यूरी को शादी के लिए हाँ बोल दिया। और उनकी शादी 26 जुलाई 1895 को पेरिस में ही हुई थी। लेकिन मैडम ने एक शर्त लगाई थी कि मैं शादी में व्हाइट ड्रेस नहीं पहनूंगी। पेरे क्यूरी और मैडम मैरी के शादी में उनके रिलेटिव्स ने उन दोनों को बाइसिकल गिफ्ट किया था। इसीलिए शादी के बाद ये दोनों बाइसिकल लेके पेरिस घूमने लगे। अब मैडम मैरी का जॉब ये था कि पेरे क्यूरी के एक्सपेरिमेंट में उनको असिस्ट करना और खुद के एक्सपेरिमेंट करना। तो इसी वजह से उनका जो एक्सपेरिमेंटल स्किल है वो काफ़ी अच्छा हो गया था। एक दिन मैडम मैरी अपने लैब में काम कर रही थी तो अचानक वो बेहोश हो गई। और जब को हॉस्पिटल ले जाया गया तब ऐसा पता चला कि मैडम मैरी माँ बनने वाली है। तो इसी वजह से सब तरफ खुशी का माहौल बन चुका था। लेकिन मैडम मैरी ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि मैडम मैरी को ऐसे लगा कि अब मेरा साइंटिफिक करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन पेरे क्यूरी मैडम मैरी को बोलने लगे, चाहे कुछ भी हो जाए आपको साइंस में ही रहना है। लेकिन उन दिनों और एक समस्या आ चुकी थी कि जो पेरे क्यूरी की मदर थी उनको कैंसर हो गया था। तो जिस वजह से पेरे क्यूरी को मैडम मैरी को छोड़ के अपने माता जी के पास जाना पड़ा। और कुछ दिनों बाद पेरे क्यूरी आए और मैडम मैरी की हेल्प करने लगे। और फाइनली 12 सितंबर 1897 को मैडम मैरी को एक लड़की हुई जिसका नाम आयरिन रखा गया। अब मैडम मैरी और परेशान हो चुकी थी, क्योंकि एक तरफ साइंटिफिक करियर था और दूसरे तरफ बेटी का ख्याल भी रखना था। और मैडम मैरी ने ये सोचा कि मैं अब डॉक्टरेट की डिग्री करती हूँ, क्योंकि उन दिनों फ्रांस में ऐसी कोई भी लेडी नहीं थी जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री थी। तो मैडम डॉक्टरेट डिग्री के लिए एक टॉपिक ढूंढ रही थी। उन दिनों विलियम रॉन्टगन सर अपने एक्सरे का आविष्कार के लिए काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे और पूरे दुनिया में एक्सरे का ही बोलबाला चल रहा था। और एक दिन जब विलियम रॉन्टगन सर एक्सरे के बारे में बता रहे थे तो उस लेक्चर में और एक साइंटिस्ट बैठे थे जिनका नाम था हेनरी बैक्वेरेल। अब हेनरी बैक्वेरेल सर ऐसा मानते थे कि एक्सरे के लिए जो कैथोड रे ट्यूब यूज़ हुआ है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक्सरे तो यूरेनियम सॉल्ट से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हेनरी बैक्वेरेल सर ने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ली और उस पर ब्लैक कलर का पेपर रख दिया और उस पर यूरेनियम सॉल्ट रख दिया और ये जो सेटअप है सनलाइट के सामने रख दिया। तो थोड़ी देर बाद जब हेनरी बैक्वेरेल सर ने ब्लैक पेपर हटाया तो ये देखा कि यूरेनियम सॉल्ट जहां रखा था उसके नीचे फोटोग्राफिक प्लेट पे एक ब्लैक मार्क आ चुका है। तो अब हेनरी बैक्वेरेल सर ने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन इस बार फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ब्लैक पेपर रखा और ब्लैक पेपर के ऊपर एक कॉइन रखा और कॉइन पे यूरेनियम सॉल्ट रखा और ये सेटअप सनलाइट को एक्सपोज कर दिया। और थोड़ी देर में जब हेनरी बैक्वेरेल सर ने ब्लैक पेपर हटा के देखा तो जो कॉइन था उसका जो इमेज था वो फोटोग्राफिक प्लेट पे छप चुका था काले कलर में। हेनरी बैक्वेरेल सर ऐसा मानते थे कि फोटोग्राफिक प्लेट पे जो काला निशान आ रहा है वो सनलाइट की वजह से आ रहा है। मतलब हेनरी बैक्वेरेल सर के हिसाब से सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब एक दिन क्या हुआ, हेनरी बैक्वेरेल सर ने क्या किया कि फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ब्लैक पेपर रखा और ब्लैक पेपर के ऊपर एक क्रॉस रखा और क्रॉस पे यूरेनियम सॉल्ट डाला और ये सेटअप सनलाइट में रखने गए। लेकिन उन दिनों क्या हुआ कि पेरिस में वेदर बहुत ही खराब चल रहा था, उसी वजह से सनलाइट आ नहीं रहा था। तो इसके वजह से हेनरी बैक्वेरेल सर फ्रस्ट्रेट हो गए और वो जो सेटअप था वो एज इट इज़ एक ड्रॉवर में रख दिया।
लेकिन हेनरी बैक्वेल सर के पास पेशेंस नहीं था। कुछ दिनों बाद हेनरी बैक्वेल सर ने वो सेटअप फिर से निकाला और ये देखा कि बिना सनलाइट से भी जो क्रॉस है उसकी जो इमेज है फोटोग्राफिक प्लेट पे छप चुकी है। मतलब हेनरी बैक्वेल सर को ये समझ में आ गया था कि फोटोग्राफिक प्लेट पे जो निशान आ रहे हैं वो सनलाइट की वजह से नहीं आ रहे हैं, वो यूरेनियम सॉल्ट के वजह से ही आ रहे हैं। मतलब ये था कि यूरेनियम से कुछ ऐसी रेज है जो बाहर निकल रही है, लेकिन उस समय पे हेनरी बैक्वेल सर ये जान नहीं पाए कि यूरेनियम से क्या निकल रहा है। लेकिन उन दिनों क्या हुआ, विलियम रॉन्टगन सर के एक्सरे के वजह से हेनरी बैक्वेल सर की जो थ्योरी है वो काफ़ी पॉपुलर नहीं हो चुकी थी और हेनरी बैक्वेल सर के थ्योरी पे किसी का ध्यान गया नहीं। लेकिन मैडम मैरी ने जब हेनरी बैक्वेल सर की थ्योरी पढ़ी तो मैडम मैरी को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैडम ने ये सोचा कि यही टॉपिक पे काम करते हैं। तो मैडम मैरी ने क्या किया, 2 प्लेट के बीच में एक यूरेनियम सॉल्ट डाला और उसको कनेक्शन जोड़े और उसके बाद ये देखा कि यूरेनियम सॉल्ट की वजह से जो एयर है वो इलेक्ट्रीफाइड हो रही है। तो मैडम मैरी ने यही एक्सपेरिमेंट बहुत डिफरेंट एलिमेंट पे किया और फाइनली ये कंक्लूजन किया कि यूरेनियम के साथ साथ थोरियम और उसके कंपाउंड भी एयर को इलेक्ट्रीफाई करते हैं। मैडम मैरी जब एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो मैडम मैरी के पास इतना समय नहीं था कि वो अपने बेटी का ख्याल रख पाए, इसीलिए मैडम मैरी चिंतित हो गई। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि मैडम मैरी के जो फादर इन लॉ थे वो घर पे आ गए उनके बेटी का ख्याल रखने के लिए। तो इसी वजह से अब मैडम मैरी पूरा एक्सपेरिमेंट पे ध्यान देने लगी। अब मैडम मैरी ये सोच रही थी कि यूरेनियम पे अच्छे से काम किया जाए और यूरेनियम जनरली एक खनिज पदार्थ होता है, पिच ब्लेंड वहाँ से निकलता है। तो मैडम मैरी और पेरी क्यूरी ने क्या किया, मार्केट से पिच ब्लेंड खरीदा और उस पिच ब्लेंड को केमिकल प्रोसेस से तोड़ने की कोशिश की और उसको बॉईल करने लगे। जैसे जैसे पिच ब्लेंड सॉल्यूशन को बॉईल करते थे उसके बाद उसको ठंडा किया जाता था और उसको इलेक्ट्रोमीटर से चेक किया जाता था। अगर वो रेडियो एक्टिव होता तो उसे रखते, अगर वो रेडियो एक्टिव नहीं होता तो उसे फेंक देते थे। एक दिन क्या हुआ, पिच ब्लेंड सॉल्यूशन में एक एलिमेंट था बिस्मथ जो सेपरेट ही नहीं हो रहा था। तो मैडम और पेरी क्यूरी बहुत कोशिश कर रहे थे कि बिस्मथ को सेपरेट किया जाए। फाइनली उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि जो बिस्मथ है उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, अब एक बिस्मथ सल्फाइड बन चुका था जो एक सॉलिड फॉर्म में आ चुका था। और जब मैडम और पेरी क्यूरी ने जो बिस्मथ सल्फाइड का जो सॉलिड फॉर्म था उसको देखा तो शॉक हो गए, क्योंकि उसको टेस्ट करने के बाद रिजल्ट ये निकला कि बिस्मथ सल्फाइड ये 150 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव था यूरेनियम से। तो इसके वजह से मैडम मैरी और पेरी क्यूरी काफ़ी खुश हो गए। लेकिन समस्या ये थी कि जो बिस्मथ सल्फाइड था ये इम्प्योर फॉर्म में था और एनालिसिस करने के लिए इसको प्यूरेस्ट फॉर्म में लाना जरूरी था। दोनों बिस्मथ सल्फाइड को प्यूरिफाई करने की कोशिश कर रहे थे और इसको फिर से बॉईल करने लगे। लेकिन जब बिस्मथ सल्फाइड बॉईल होने लगा तो बिस्मथ सल्फाइड के नीचे से कुछ ब्लैक कलर का पाउडर डिपॉजिट होने लगा। तो थोड़ी देर बाद पेरी क्यूरी और मैडम मैरी के ध्यान में ये आया कि ये जो पाउडर फॉर्म है ये कुछ और ही चीज़ है। तो ये ब्लैक पाउडर को बाहर निकाला गया और उसको फिल्टर किया गया और फिल्टर करने के बाद ये पता चला कि ये जो ब्लैक पाउडर है ये 330 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव है यूरेनियम के कंपैरिजन से। मतलब ये था कि ये बहुत बड़ा आविष्कार हो चुका था। मैडम मैरी और पेरी क्यूरी ने एक नया एलिमेंट डिस्कवर किया था जो यूरेनियम से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो मैडम मैरी ने यह सोचा इस एलिमेंट को मैं अपने पोलैंड देश के नाम समर्पित करती हूँ और पोलैंड देश के नाम के ऊपर से इस एलिमेंट को नाम दिया गया पोलोनियम। और 1898 में मैडम मैरी और पेरी क्यूरी ने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया और पेपर में फर्स्ट टाइम वर्ड यूज किया गया रेडियो एक्टिव। मैडम मैरी और पेरी क्यूरी जब रेडियो एक्टिव का अनाउंसमेंट कर चुके थे उसके बाद वो लैब में आए और वो लैब में अब पेरी क्यूरी ने मैडम मैरी से बोला कि अब ये पोलोनियम और बिस्मथ के बाद जो लिक्विड बचा है उसका क्या करेंगे। लेकिन मैडम मैरी ने क्लोजली देखा कि जो लिक्विड बचा था वो लिक्विड से कुछ फ्यूम निकल रहे थे। तो ये देखकर मैडम मैरी को थोड़ा सा शक हुआ कि ये जो लिक्विड है ये कुछ नॉर्मल लिक्विड नहीं है। तो मैडम मैरी ने उस लिक्विड को बाहर निकाला, फिर से उसको फिल्टर किया और उसकी रेडियो एक्टिव की टेस्ट की। तो मैडम मैरी शॉक हो गई क्योंकि वो जो लिक्विड बचा हुआ था वो नॉर्मल लिक्विड नहीं था, वो 900 टाइम्स ज़्यादा एक्टिव था यूरेनियम के कंपैरिजन से। मतलब ये था कि मैडम को ऐसे लग रहा था कि मैडम ने बस पोलोनियम ढूंढ लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। मैडम के हाथ में अब कुछ ऐसा आ गया था जिसके वजह से पूरी दुनिया चेंज होने वाली थी और उस जो नए एलिमेंट का नाम था वो था रेडियम। और रेडियम जो है ये मैडम क्यूरी का बहुत बड़ा आविष्कार है। पेरी क्यूरी और मैडम मैरी ने
पोलोनियम और रेडियम के बारे में अनाउंसमेंट कर दी, तो इसके वजह से पूरे दुनिया में पोलोनियम और रेडियम क्या होता है ये पता चल गया। लेकिन जो केमिस्ट्री के लोग थे उनको एटॉमिक वेट और उनकी प्रॉपर्टी जानना था, और ये जानने के लिए पोलोनियम और रेडियम का प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए था। इसका मतलब ये था अब मैडम मैरी और पेरी क्यूरी को एक चैलेंजिंग टास्क मिला था कि पोलोनियम और रेडियम का प्योरेस्ट फॉर्म बनाया जाए। अब पोलोनियम, रेडियम और यूरानियम ये सारे पिच ब्लेंड में मिलते थे, और पिच ब्लेंड एक ऐसा खनिज था जो बहुत ही कॉस्टली था और वो बस जर्मन बॉर्डर के माइंस में ही मिलता था। तो पेरी क्यूरी और मैडम मैरी ने क्या किया, वो जर्मन बॉर्डर गए और वहाँ के माइंस को विजिट किया, और वहाँ पे एक आदमी से बोला कि हमें पिच ब्लेंड चाहिए। लेकिन जब उस आदमी ने पिच ब्लेंड की प्राइस बताई तो मैडम मैरी शॉक हो गई, और मैडम मैरी और पेरी क्यूरी के पास इतना पैसा नहीं था कि वो पिच ब्लेंड खरीद पाए। इसी वजह से वो वापस आने लगे। लेकिन जब वापस आ रहे थे तब उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे पिच ब्लेंड रास्ते पे गिरे हुए थे। तो मैडम मैरी ने उस कोल माइंस वाले को पूछा कि ये क्या है। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि कुछ लोग क्या करते हैं, पिच ब्लेंड से यूरानियम निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो बचता है वो यहाँ हम डंप कर देते हैं। तो मैडम मैरी ने ये बोला है कि हमें यूरानियम की तो ज़रूरत ही नहीं है, हमें पिच ब्लेंड से रेडियम निकालना है, तो क्यों ना हम ये वेस्ट मटेरियल ले लें। तो उस कोल माइन वाले ने बोला कि ये तो वैसे भी वेस्ट मटेरियल है, आप ले जाओ, बस ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट दे दीजिए। तो इस वजह से मैडम मैरी ने क्या किया, उनके पास जो भी सेविंग थी वो उनको दे दी, और वो सारा मटेरियल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने को लगा दिया। अब जब मैडम मैरी और पेरी क्यूरी वापस आए तब और एक समस्या थी, जो ये पिच ब्लेंड है उसको कहाँ डंप किया जाए। तब मैडम मैरी ने ये सोचा कि स्कूल में एक डंप यार्ड है तो वहाँ रखा जाए। तो ये जो पिच ब्लेंड का जो वेस्ट मटेरियल है वो सारी चीज़ें वहाँ डंप कर दी, और हुआ यूँ कि 1898 से मैडम मैरी और पेरी क्यूरी ने कोशिश किया कि उसका जो है प्योरेस्ट फॉर्म निकाला जाए। लेकिन मैडम मैरी और पेरी क्यूरी इतना काम कर रहे थे कि इस काम के चक्कर में खाना पीना भूल ही गए थे, और थोड़ी थोड़ी उनकी जो हालत है वो भी ख़राब हो चुकी थी। अब ऐसे करते करते 1898 से 1902 तक, मतलब 4 साल इन दोनों ने बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करने के बाद हज़ारों केजी पिच ब्लेंड को यूज़ करके 0.1 ग्राम प्योर रेडियम प्रोड्यूस कर चुके थे। अब मैडम मैरी के पास 0.1 ग्राम का प्योर रेडियम था, और जिसमें से बहुत ही अच्छी ब्लू कलर की लाइट बाहर आ रही थी, और मैडम मैरी का फर्स्ट स्टेटमेंट था, ओ माय बेबी। मैडम मैरी उस रेडियम को इतना चाहने लगी थी कि मैडम मैरी जहाँ पे भी जाती उसको एक ट्यूब में भरकर घूमती रहती थी। लेकिन मैडम मैरी को ये पता नहीं था कि जिसको वो ओ माय बेबी बोल रहे हैं वही उनकी जान भी ले रहा है। और रेडियम और पोलोनियम का प्योरेस्ट फॉर्म बनाने की वजह से केमिस्ट्री के लोगों ने उनका एटॉमिक वेट भी निकाला गया, और फाइनली इन दोनों को पीरियोडिक टेबल में ऐड भी किया गया। अब मैडम मैरी ने क्या किया कि डॉक्टरल डिग्री के लिए थीसिस लिखना शुरू कर दिया, और वो पब्लिश कर दी। मैडम मैरी ने ये बताया कि ये जो यूरानियम की जो रेडिएशन है ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है। अपना थीसिस पब्लिश कर दिया, और जिस दिन थीसिस डिफेंस था तब मैडम मैरी को बहुत सारे सवाल पूछे गए, और एक सवाल ऐसा भी आता था कि ये जो पिच ब्लेंड से जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है इसका सोर्स क्या है। जनरली हम ऐसा कहते हैं रिएक्शन तब होती है जब हम बाहर से कुछ ऐड करते हैं, लेकिन पिच ब्लेंड में ऐसा नहीं होता था। पिच ब्लेंड के अंदर से ऑटोमेटिकली रेडिएशन बाहर आती थी। तब मैडम मैरी ने ये जवाब दिया कि ये जो रेडियो एक्टिव है ये एटॉमिक प्रॉपर्टी है। उन दिनों क्या होता था, किसी को भी ये पता नहीं था कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है वहाँ पे भी एक फोर्स होता है। मैडम के इस स्टेटमेंट की वजह से इस पे और कुछ एनालिसिस होने लगा, और कुछ दिनों बाद मैडम मैरी को डॉक्टरल डिग्री मिल चुकी थी। मतलब ये था कि मैडम मैरी फ्रांस की पहली ऐसी महिला थी जिसके पास डॉक्टर की डिग्री थी, तो इस वजह से मैडम मैरी का नाम बहुत हो चुका था। पेरी क्यूरी और मैडम मैरी की हालत अब दिन ब दिन खराब होते जा रही थी, और एक बार जब वो डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप जिस रेडियम को लेके घूम रहे हो उसके जो रेडिएशन है उसके वजह से आपकी हालत खराब होती जा रही है। लेकिन मैडम मैरी और पेरी क्यूरी ये मानने को तैयार ही नहीं थे, तो इसीलिए पेरी क्यूरी ने क्या किया, रेडियम पाउडर को हाथ में पकड़ के रखा, और थोड़ी देर बाद ये नोटिस किया कि उनकी जो स्किन है वो जल गई है। अब पेरी क्यूरी को समझ गया था कि ये जो रेडियम है ये घातक हो सकता है। इसके बाद उन्होंने एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किया। तो पेरी क्यूरी ने क्या किया, रेडियम के आजू बाजू में कुछ एनिमल्स रखे,
और जब एनिमल्स रेडियम के रेडिएशन के कांटेक्ट में आते थे तो उनकी जो डेथ है वो कुछ घंटों में हो जाती थी। तो पेरी क्यूरी को समझ गया था कि ये जो रेडियम है ये बहुत ही डेंजर है। अब पेरी क्यूरी ने ये नोटिस किया, अगर रेडियम स्किन सेल को जला सकता है तो कैंसर में जो सेल है उसको भी मार सकता है। इसका मतलब ये था कि पेरी क्यूरी और मैडम मैरी ये सोचने लगे थे कि ये जो रेडियम है मेडिकल इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला सकता है और कैंसर ट्रीटमेंट में तो बहुत भी यूजफुल हो सकता है। अगर पेरी क्यूरी और मैडम मैरी चाहते तो पोलोनियम और रेडियम को पेटेंट करके बहुत पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट अगर मैडम मैरी को रेडियम बनाने की प्रोसीजर पूछता तो मैडम मैरी इजीली उनको बता देती थी। एक दिन क्या हुआ, मैडम मैरी की हालत बहुत ख़राब हो गई और उनको एडमिट किया गया और डॉक्टर ने यह बताया कि उनके लंग्स में थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है। तो मैडम मैरी डर गई थी क्योंकि मैडम के फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री थी। लेकिन ये जो समस्या है कुछ ज़्यादा दिन नहीं रही, डॉक्टर ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया और मैडम मैरी ठीक होने लगी थी। 1902 में मैडम मैरी को एक लेटर मिला कि उनके पिताजी की हालत बहुत ही ख़राब है, इसीलिए मैडम मैरी पोलैंड की तरफ निकल चुकी थी। लेकिन मैडम मैरी पहुंचने से पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो गया था। अब मैडम मैरी को दुख इस बात का था कि मैडम मैरी बहुत कुछ अचीव करने वाली थी और ये देखने से पहले ही उनके पिताजी का देहांत हो गया और उसी दौरान मैडम मैरी भी माँ बनने वाली थी। लेकिन मैडम मैरी रेडियम के बहुत कांटेक्ट में आती थी, इसीलिए रेडिएशन के ओवर एक्सपोजर की वजह से मैडम मैरी का बच्चा पेट में ही मर गया। तो इस वजह से मैडम मैरी की और हालत खराब हो गई और मैडम मैरी को एडमिट करना पड़ा था। मैडम मैरी ने पोलोनियम और रेडियम बनाने के लिए अपना पूरा जीवन दांव पे लगा लिया था, लेकिन ये जो सोसाइटी थी ये अभी भी मैडम मैरी को रिस्पेक्ट नहीं देती थी। सारे लोग ऐसा मानते थे कि रेडियम और पोलोनियम तो पेरी क्यूरी ने बनाया है, मैडम मैरी तो बस उनकी एक असिस्टेंट है। पोलोनियम और रेडियम आविष्कार के लिए पेरी क्यूरी और मैडम मैरी को डेवी मेडल मिला और डेवी मेडल रिसीव करने के लिए रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ लंदन जाना पड़ता था। लेकिन उस वक्त मैडम मैरी की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए बस पेरी क्यूरी ही लंदन गए वो अवार्ड रिसीव करने के लिए। पोलोनियम और रेडियम ये बहुत बड़े आविष्कार है, इसीलिए 1903 ने नोबेल प्राइज टीम ने ये डिसाइड किया कि फिजिक्स के लिए हेनरी बेक्वेरेल और पेरी क्यूरी इन दोनों को नोबेल प्राइज दिया जाए। लेकिन नोबेल प्राइज कमेटी में और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गुस्ताव लेफ्लर। वो ऐसा मानते थे कि ये जो पोलोनियम और रेडियम है इसमें मैरी क्यूरी का भी कंट्रीब्यूशन होगा। इसीलिए क्या किया, गुस्ताव लेफ्लर ने पेरी क्यूरी को एक लेटर लिखा और पूछा कि जो पोलोनियम और रेडियम का जो आविष्कार है इसमें मैडम मैरी का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो पेरी क्यूरी ने जवाब दिया कि आप अगर मुझे एलिजिबल समझते हो नोबेल प्राइज के लिए, इसका मतलब ये है कि मैडम मैरी भी एलिजिबल है, क्योंकि जितना काम मैंने किया है उससे कहीं ज़्यादा काम मैडम मैरी ने किया है। इसीलिए गुस्ताव लेफ्लर के रिकमेंडेशन की वजह से नोबेल प्राइज कमेटी ने फाइनली ये डिसाइड किया फिजिक्स के लिए हेनरी बेक्वेरेल, पेरी क्यूरी और मैडम मैरी को शेयरिंग में नोबेल प्राइज मिला। और मैडम मैरी दुनिया की पहली ऐसी महिला थी जिसको नोबेल प्राइज मिला था। तो इसीलिए अब मैडम मैरी को सारे लोग मैडम क्यूरी कहने लगे थे।